नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल झारखंड ट्रेडर्स में। आज के इस वीडियो में मैंने झारखंड इतिहास से संबंधित एक विशेष टॉपिक नागवंशी शासन व्यवस्था पर गहराई से चर्चा किया है। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से जेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 2 में 2 अंकों का एक प्रश्न पूछा जाता है। मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैंने कई रेफरेंसेस को मिलाकर आज का वीडियो लाया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक नागवंशी शासन व्यवस्था। छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था को नागवंशी शासन व्यवस्था कहा जाता है। छोटा नागपुर खास का जो नागवंशी राजा थे उनका जो शासन व्यवस्था था उसी को नागवंशी शासन व्यवस्था कहा जाता है। प्रथम शताब्दी के 64 ईस्वी में मुंडाओं ने अपने राज व्यवस्था को नागवंशियों को हस्तांतरित कर दिया था। मुंडाओं ने अपनी राजव्यवस्था को किसको हस्तांतरित कर दिया था? तो नागवंशियों को हस्तांतरित कर दिया था 64 ईस्वी में, अर्थात प्रथम शताब्दी के 64 ईस्वी में मुंडाओं ने अपनी राजव्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित कर दिया था। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि मुंडा वंश के अंतिम शासक मतरा मुंडा ने एवं अन्य नेताओं ने अपनी सर्वसम्मति से पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या के पुत्र फन्नी मुकुट राय को शासक चुना। इस प्रकार नागवंशियों के प्रथम राजा कौन हुए? तो फन्नी मुकुट राय बने। फन्नी मुकुट राय ने पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया। सबसे बड़ी बात क्या थी फन्नी मुकुट राय की कि उन्होंने पढ़ा जो व्यवस्था था उसको समाप्त नहीं किया। जो मुंडाओं के जमाने से चला आ रहा पढ़ा व्यवस्था था उसको समाप्त नहीं करके और ना ही इसमें कोई बड़ा परिवर्तन किया, बल्कि इस व्यवस्था को और विकसित करने का प्रयास किया। नागवंशियों के काल में भी पूर्व में मुंडाओं की तरह चल रही कर व्यवस्था, भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था लागू थी। नागवंशियों के काल में क्या था? जो पहले से चल रहे मुंडाओं की व्यवस्था थी वह उसी तरह लागू थी। जो कर व्यवस्था थी, भू व्यवस्था थी और शासन व्यवस्था पहले की तरह ही लागू था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आगे देखते हैं हम लोग। नागवंशी शासन काल में गांवों का प्रभाव मुंडा लोगों के हाथों में ही था। आदिवासी लोग उनके नेतृत्व में जंगलों की सफाई करते और कृषि योग्य उसे बनाते थे, लेकिन ऐसी भूमि पर किसी का भी निजी अधिकार नहीं होता था, बल्कि इस ऐसी भूमि पर सामूहिक अधिकार होता था। मुंडाओं के जो नेतृत्व में आदिवासी लोग जंगलों की सफाई करते थे। जंगलों की सफाई करके जिस भूमि पर कृषि किया जाता था वह भूमि किसी एक निजी व्यक्ति का नहीं होता था, बल्कि उस पर सामूहिक अधिकार होता था। गांव से बड़ी इकाई पढ़ा होती थी जिसके अंतर्गत 12 से 20 गांव होते थे। नागवंशी शासन व्यवस्था में 12 से 20 गांवों को मिला करके एक पढ़ा का निर्माण होता था, जैसा कि हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा था। सेम वही व्यवस्था यहाँ पे भी थी। 12 से 20 गांव मिला करके एक पढ़ा बनता था। तो चलिए इसमें आगे जानते हैं पढ़ा के बारे में। तो पढ़ा का जो प्रधान होता था उसको मानकी बोला जाता था। पढ़ा का प्रधान को मानकी बोला जाता था, लेकिन नागवंशियों ने मानकी के स्थान पर भूमिहर शब्द का चलन चलाया। मुंडा शासन व्यवस्था में क्या था कि पढ़ा का जो प्रधान होता था उसको मानकी बोला जाता था, उसे नागवंशियों ने परिवर्तित किया। उस नाम के जगह पर भूमिहर शब्द का चलन चलाया। भूमिहर के क्षेत्र में प्रत्येक पढ़ा
में सामान्यतः 12 गांव होते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भूमिहार के जो क्षेत्र होते थे उसमें 12 से 20 गांव होते थे। 12 से 20 गांव मिलाकर के पढ़ा बनता था। तो पढ़ा का प्रधान पहले होता था मानकी, लेकिन जब नागवंशियों का शासन आया तब मानकी का नाम बदल करके भूमिहार रख दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग। हमारा आगे का पॉइंट है कि नागवंशी शासन तंत्र का प्रमुख राजा होता था। नागवंशी शासन तंत्र का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। और राजा का न्याय ही अंतिम न्याय होता था। राजा जो न्याय कर देता था वही अंतिम न्याय होता था। किसमें? नागवंशी शासन व्यवस्था में। नागवंशी शासन व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ही 64 ईस्वी में नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था, उसके बाद से लेकर के 16वीं सदी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु 1585 ईस्वी में इस शासन व्यवस्था में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप किया गया। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। मुगलों के आक्रमण से शुरू हुआ प्रथम हस्तक्षेप किसमें? नागवंशी शासन व्यवस्था में। वह समय कौन सा था? 1585 ईस्वी। मुगल सेना इस क्षेत्र के राजाओं से नजराना लेने लगी और बाद में यह नजराना नियमित स्वरूप धारण कर लिया, जिसे बाद में मालगुजारी कहा जाने लगा। हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं साथियों। इस पॉइंट में बोला गया है कि मुगल सेना क्षेत्र के राजाओं से क्या लेने लगी? नजराना लेने लगी। नजराना एक प्रकार का कर होता था जो रेगुलर नहीं दिया जाता था। जब भी मुगल सेना की मांग होती थी तब उसे कर दे दिया जाता था। जब मुगल सेना की मांग नहीं होती थी तब उसे नहीं दिया जाता था। जो कर व्यवस्था थी उसी को नजराना बोला जाता था। परंतु बाद में यह रेगुलर हो गई, अर्थात नियमित हो गई। इससे क्या हुआ कि इसे बाद में मालगुजारी कहा जाने लगा। इसे बाद में क्या कहा जाने लगा? मालगुजारी कहा जाने लगा। आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। नागवंशी शासकों के लिए मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना बहुत कठिन था। नागवंशी शासकों के लिए मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना बहुत कठिन था, क्योंकि नागवंशकालीन व्यवस्था में प्रजा से कर या मालगुजारी लेने की प्रथा नहीं थी। जैसा कि अन्य राज्यों में होता था वैसा नागवंशी के राज्यों में नहीं था। नागवंशी शासक जो है वो अपनी प्रजा से कर लेने में असक्षम थे, क्योंकि नागवंशकालीन व्यवस्था में प्रजा से कर लेने का कोई चलन था ही नहीं। इसके चलते क्या था? नागवंशी शासक मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य का मालगुजारी देना नहीं चाहते थे। आगे देखते हैं हम लोग। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कैदी बनाकर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक रखा गया। 1616 ईस्वी में जब नागवंशी शासक कर नहीं दे पाए तो छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को क्या किया गया? बंदी बना करके ग्वालियर किले में 12 वर्षों तक रखा गया। और ये किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर का शासनकाल कितना से कितना तक था? 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था। 1605 से 1627 तक। आगे हम लोग देखते हैं कि लगातार कर की मात्रा बढ़ने के कारण नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिया। पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी
वहाँ की जो व्यवस्था थी, प्रजा से कर नहीं वसूलना है, उस व्यवस्था को बदल करके वहाँ के राजाओं ने क्या किया, कर वसूलना शुरू कर दिया। और नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को, जिसे वे भूंइहर भी बोलते थे, को मालगुजारी वसूल करने का आदेश दे दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ कि बाद में राजा ने अपने अलग जागीरदार रख दिए तथा उसे उन जागीरदारों को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दे दिया। बाद में राजा ने अपने अलग जागीरदार रखे और उन जागीरदारों को क्या चीज का आदेश दिया, मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। जागीरदारों को मालगुजारी वसूल करने के अधिकार देने से भूंइहरों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। जो पहले से भूंइहर थे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई, क्योंकि मालगुजारी वसूल करने का अधिकार किसे दे दिया गया था, जागीरदारों को दे दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं तो जागीरदार कर वसूल कर राजा के पास लाता था, परंतु राजा मुगलों को नियमित कर नहीं देता था। जागीरदार तो अपना कार्य कर देते थे, कर वसूल करके राजा के पास ले आते थे, लेकिन राजा मुगलों को नियमित रूप से कर नहीं देते थे। कर तभी दिया जाता था जब कोई मुगल बादशाह कर की मांग करता था। जब कोई मुगल बादशाह कर की मांग करता था तभी कर दिया जाता था, उसके पहले कर नहीं दिया जाता था। राजा कर वसूल करके अपने पास ही रखता था। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता है। जैसा कि पिछले पॉइंट में हमने नजराना के बारे में जाना था कि जो अनियमित कर व्यवस्था होती थी उसे नजराना बोला जाता था। मुगलों के बाद अंग्रेजों का आगमन 1765 ईस्वी में हुआ। मुगल के बाद अंग्रेज 1765 ईस्वी में आ गए। उसके बाद अंग्रेजों ने आते ही नागवंशियों के क्षेत्र को फोर्ट विलियम के अधीन पटना काउंसिल की व्यवस्था में रखा। नागवंशियों का जो क्षेत्र था छोटा नागपुर, उसे फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया पटना काउंसिल की व्यवस्था में। आगे हम लोग देखते हैं तो नागवंशियों के क्षेत्र में जब 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला, नागवंशियों के क्षेत्र से जब 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला, तब कंपनी ने क्या किया, छोटा नागपुर खास के लिए एसजी हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त कर दिया। लेकिन इससे भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली। उसके बाद क्या करता है अंग्रेज लोग कि कर्ज वसूलने के लिए और भी कई तरीके अपनाता है, लेकिन उन तरीकों में भी वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती के बहाने अंग्रेजों ने राजाओं को जमींदार बना दिया। अंग्रेज को कर नहीं मिल रहा था, अंग्रेज लोग चालाक थे, उन्होंने क्या किया, चालाकी से 1793 ईस्वी में राजाओं को जमींदार बना दिया। अस्थायी बंदोबस्ती लागू करने के बहाने अंग्रेजों ने राजाओं को जमींदार बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जागीरदारी प्रथा, जो जागीरदारी प्रथा थी राजाओं की, वह जमींदारी प्रथा में बदल गई और प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं और नागवंशी की जो राज व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। मुंडाओं की जो राज व्यवस्था थी बाद में नागवंशी शासकों को हस्तांतरित किया गया था, वह समाप्त हो गई और अंग्रेजों की राज व्यवस्था यहाँ पे लागू हो गई। आगे हम लोग देखते हैं तो राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए कर वसूलने वाले एक माध्यम बनकर ही रह गए थे। इसके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था की शुरुआत हो गई। ये जो अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था, इससे क्या हुआ कि जो राजा लोग थे, राजा महाराजा थे, वो अंग्रेजों के लिए कर वसूलने का एक माध्यम ही बनकर रह गए थे। इसके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था की शुरुआत हो गई। नागवंशियों के क्षेत्र में अंग्रेजों ने नए नए नियम कानून लाया, जिससे राजा महाराजा मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत आदि लुप्त हो गया तथा पूरे देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागपुर राजाओं की
राज व्यवस्था समाप्त हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने नागवंशी शासन व्यवस्था से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते थे वो सभी यहाँ पे ले आया है। आप निश्चिंत होकर इन पॉइंट्स की तैयारी करके एग्जाम में जाइए, क्योंकि इस पॉइंट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अंत में मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियोज, जो लेटेस्ट वीडियोज हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे, वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में।